हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ है लूसेंट जीके वन लाइनर, उसका आज हम 12वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे आज हम 600 क्वेश्चंस को कवर कर जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इसको अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस पुराण में राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण दिया गया है? तो कौन से पुराण है? आपको पता है पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कई बार पूछ ली जाती है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, तो कौन सा पुराण है जिसके अंदर राजतंत्र के बारे में और कृषि संबंधी के बारे में यहाँ पे बताया गया है? तो उस पुराण का नाम है अग्नि पुराण। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? तो वह भी अग्नि पुराण है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस सीरीज़ के अंदर हम जो लूसेंट जीके वन लाइनर वाली सीरीज़ है उसको कवर करते हैं, लूसेंट जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो वह काल जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है, यानी कि उस काल में मानव ने कुछ भी नहीं लिखा, उसको लिखने नहीं आता था, उस काल को प्रागे ऐतिहासिक काल कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें मानव ने लिखना तो शुरू किया, लिखा गया, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसको कहा जाता है आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, वह जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, यानी कि मनुष्य ने लिखा और आज के मनुष्य ने उसको पढ़ लिया, उसको कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। चलिए, तीसरा प्रश्न है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर भी दुर्ग से घिरा हुआ था? देखिए, दुर्ग मतलब होता है किला, निचला शहर यानी कि जो आम जनता जहाँ पे रहती है वो वाला हिस्सा, क्योंकि जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वहाँ पे तो राजा रहेगा, ये उस समय के जो बड़े वर्ग के लोग थे वो वहाँ पर रहेंगे। तो आम जनता के लिए भी किले का निर्माण कौन से हड़प्पा जगह पे हुआ है वो आपने बताना है। सही जवाब है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे जो निचला इलाका है शहर का वो भी किले से उसको कवर किया गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर है? ठीक है, राजस्थान में है, लेकिन कौन सी नदी के तट पर है? अगला है हमारा, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जो पूरे जीवन भर में विवाह नहीं करती थी, मंदिरों में रहते थे, तो इन कन्याओं को कहा जाता था अमाजू। ठीक है, तो अविवाहित रहने वाली आजीवन जो कन्याएं थी, महिलाएं थी, उनको अमाजू कहा जाता था। अगला है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से प्राप्त किया है या कौन से दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया है? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे, प्रतिपादक थे, वो कौन थे? वो थे कपिल। ठीक है, तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जैसे योग दर्शन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, एक होता है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम उसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? देखिए, श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और श्री कृष्ण का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा बनता है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और अंगिरस जो ऋषि थे उनका शिष्य इनको बताया गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो भी कृष्ण थे। ठीक है, अगला है, नाम ड्रॉलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो यह नाम ड्रॉलिंग मठ है यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में भी एक मठ है, बौद्ध मठ, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है। ठीक है, जैसे नाम ड्रॉलिंग है उसका नाम मिन ड्रॉलिंग है। ठीक है,
जीवक किस शासक का राजकीय वैद्य था? तो देखिए जो जीवक था यह एक प्रसिद्ध राज्य वैद्य था, ये वैद्य था और ये किसका था? बिंबिसार का। ठीक है, और बिंबिसार ने जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होती है तो बिंबिसार ही अपने इस वैद्य को गौतम बुद्ध के पास भेजते हैं। और फिर एक राजा होते हैं प्रधोत। ठीक है, तो प्रधोत राजा को जब पांडु रोग होता है तो इनके पास भी जीवक को भेजा गया था। ठीक है, तो ये किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिलता है कि जो गौतम बुद्ध थे किसके समकालीन थे? बिंबिसार के। ठीक है, अगला है किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने जो अशोक सम्राट था उसको बौद्ध धर्म में शिक्षित किया या बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? तो वो था उपगुप्त। ठीक है, अगला है अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में किस राजवंश के उदय हुआ था? तो देखिए कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा। ठीक है, कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा। तो कलिंग के अंदर जब अशोक की मृत्यु हो गई तो अशोक के मरने के बाद बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होने शुरू हुए। उसी प्रकार कलिंग में भी चेदी राजवंश ने अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो कौन से वंश का उदय हुआ? चेदी राजवंश का उदय हुआ और इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा था कलिंग का राजा खारवेल। ठीक है, और इसका जो उल्लेख मिलता है इस वंश के बारे में वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी राजा खारवेल का है और यह भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को, क्योंकि देखिए आइंस्टाइन जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी थी, सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो ऐसे ही माना जाता है कि जो नागार्जुन थे इनकी एक किताब थी माध्यमिक सूत्र। तो इस माध्यमिक सूत्र के अंदर वो पहले ही सापेक्षता का सिद्धांत जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं वो दे चुके थे। ठीक है, आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इसी सिद्धांत के लिए मिला था। ठीक है, अगला है अंतिम गुप्त शासक कौन था? देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हमारा पूरा जो खेल होता है वो बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो अंतिम जो गुप्त शासक था उसका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए अगला है किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे या आपने बताना है? तो वह जाति जो देवताओं को मनुष्य का मांस या मानव मांस चढ़ाते थे वे थे शबर जाति। अगला है चोल काल में गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? या फिर चोल काल में गैर जो ब्राह्मण होते थे उनके अधीन जो भूमि होती थी वो क्या कहलाती थी? उसको वेल्लन वगाई कहा जाता था। ठीक है, तो चोल काल में जो गैर ब्राह्मण होते थे उनके पास जो भूमि होती थी उसे वेल्लन वगाई कहा जाता था। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए काफ़ी प्रसिद्ध वंश है ये और उत्तराखंड के एग्जाम में इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों आने के चांसेस हैं उसको देखते हैं। देखिए पहले आपको ये पढ़ना है कारकोट वंश कहाँ से संबंधित है? कश्मीर का। ठीक है, और इस वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने। ठीक है, और इसी शासक के टाइम पे जब ये दुर्लभ वर्धन राज कर रहा था कश्मीर में कारकोटिक वंश का, उसी समय ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा भी करी थी। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है ह्वेनसांग की कश्मीर यात्रा के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दुर्लभ वर्धन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए जो कारकोट वंश है इसी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था ललित आदित्य मुक्तापीड़ जिसने उत्तराखंड पे भी आक्रमण किया था। तो आपको प्रश्न बन सकता है ललित आदित्य मुक्तापीड़ किस वंश का शासक था? कारकोट वंश का शासक था। ठीक है, अगला है किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना करवाई थी? तो देखिए कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग बनाया गया था अमीर ए कोही, तो यह बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए अगला है कबीर अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, ये रहा। सल्तनत काल में हाथी मुख्यतः कहाँ से मंगाए जाते थे? तो देखिए सल्तनत काल में जो दिल्ली सल्तनत काल था 1206 से लेकर 1526 तक, तो इस काल में जो हाथी मंगाए जाते थे मुख्यतः यह बंगाल से मंगाए जाते थे। और अगर पूछा जाता घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे तो घोड़े तुर्की से, ठीक है, अरब से या फिर रूस से मंगाए जाते थे। ठीक है, अगला है किस सुल्तान ने भीमा नदी के तट पर फिरोज़ाबाद की स्थापना करी थी? देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम से बहुत सारे नगरों की शहरों की स्थापना कराई थी, लेकिन यह भी फिरोज़ नाम से ही है, उसी के नाम पर है फिरोज़ाबाद, लेकिन इसकी स्थापना
ताजुद्दीन फिरोज़ ने करवाई थी। ठीक है, तो वह सुल्तान जिसने फिरोज़ाबाद की स्थापना कराई वो था ताजुद्दीन फिरोज़ शाह तुगलक नहीं था। और जब ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा ऑप्शन ए जो होगा वो हमेशा फिरोज़ शाह तुगलक ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपको देखना है किसने कराई थी, ताजुद्दीन फिरोज़ ने, और यह बहमनी वंश का शासक था। ठीक है, बहमनी जो शासक थे उस वंश का ये शासक था। ठीक है, और बहमनी शासक ये 1397 से लेकर 1422 तक इसने शासन किया था बहमनी साम्राज्य पर। ठीक है, आपको पता है बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, हसन गंगू, जो कि अलाउद्दीन हसन के नाम से गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला है कबीर दास की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। देखिए कबीर दास की मृत्यु 1510 में हुई थी मगहर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कबीर दास की मृत्यु कब होती है, 1510 में मगहर में होती है। और कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन है, सिकंदर लोदी के। अगला है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। तो औरंगजेब जो था यह अपने को जिंदा पीर कहता था और यह सुन्नी धर्म को मानता था। आपको पता है मुसलमान धर्म जो है वह दो भागों में है, दो पंथों में है, सुन्नी और शिया। तो औरंगजेब जो था यह सुन्नी पंथ को मानता था। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो शिवाजी ने जो तोप प्राप्त किए थे वो किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किए थे, अंग्रेजों से। ठीक है, अगला है हमारा काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई थी। तो देखिए जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको कहा जाता है, काल कोठरी की घटना, ये घटित हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी। इस घटना का उल्लेख जो किया है वो जेड हॉलवेल ने किया है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है ब्लैक होल जो ट्रेजेडी हुई है बंगाल के अंदर उसका उल्लेख किसने किया है, उस घटना के रचयिता कौन है, तो जेड हॉलवेल है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उस समय जो बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला था। ठीक है, इस घटना में हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और जब अगले दिन उन्होंने कमरा खोला तो उन 146 लोगों में से केवल 23 लोग ही जीवित वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, जीवित थे, बाकी सब के सब मर चुके थे। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखिए यह घटना घटी 20 जून 1756 को। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होने का भी सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो यही घटना भी एक उनमें से थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। यानी कि रिंग ऑफ फेंस की नीति, यानी फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अगर नॉर्मल में घेरे की नीति। ठीक है, तो घेरे की नीति किसने अपनाई थी, रिंग ऑफ फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला है किस वर्ष एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। देखिए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की यहाँ पे बात हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन एम.एन. रॉय ने किया था 1921 में। और उस समय जब 1921 में इसने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था उस समय जो भारत का वॉइसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, अगला है दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी। तो देखिए जो दिल्ली थी यह भारत की राजधानी 1912 में बनी और दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी ये घोषणा 1911 में हुई थी। ठीक है, घोषणा 1911 में और बनी कब, 1912 में। अगला है देश की आज़ादी के लिए फांसी पर लटकने वाले पहले मुसलमान कौन थे। तो पहले जो मुसलमान माने जाते हैं वो अशफाक उल्लाह खान को माना जाता है कि ये प्रथम क्रांतिकारी मुसलमान थे जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर लटके थे। ठीक है, काकोरी कांड में इनको सजाएं दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और राजेंद्र लाहिड़ी जो थे उनके साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस द्वीप के निकट सुभाष चंद्र बोस के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो जा रहे थे, भारत से टोक्यो जा रहे थे क्योंकि टोक्यो में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो मदद के लिए सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जा रहे थे और उनका विमान फार्मूसा द्वीप के बाद यानी कि फार्मूसा द्वीप के जैसे ही उन्होंने पार किया उसके बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके ऊपर आग लग जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से द्वीप के बाद हुई या घटना हुई या कौन से द्वीप के समीप हुई, फार्मूसा द्वीप के बाद। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, 18 अगस्त 1945 को यह घटना हुई थी। आपको पता है अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम कब गिराए थे, पहला गिराया था 6 अगस्त को, दूसरा गिराया था 9 अगस्त को। तो 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस जापान जा रहे थे मदद कार्य के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो ये 6 और 9 तारीख को अमेरिका ने बम गिराए थे जापान पे, इनके नाम क्या थे। ठीक है, अगला है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो किताब है इंडियन स्ट्रगल यह लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में पूछी जाती है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है सुभाष चंद्र बोस।
अगला है मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रोक को। और ये कहाँ का निवासी था? ये इटली का निवासी था। ठीक है, जैसे पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है या जनक किसको माना जाता है? दांते को माना जाता है। तो दांते के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो पेट्रोक का ही आता है। ठीक है, तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रोक को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था इरेटोस्थेनीज। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इसको माना जाता है और इसी ने सबसे पहले पृथ्वी की जो रेडियस थी उसको इसने मापा था। रेडियस यानी कि त्रिज्या। आकाश गंगा के सबसे ठंडे और चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? तो देखिए, जो हमारी आकाश गंगा है इसके अंदर बहुत सारे तारों के समूह हैं। उन तारों के समूह में एक तारों का समूह ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है और सबसे ज़्यादा चमकीले तारे उसके अंदर हैं, उसको कहते हैं ओरियन नेबुला। किस वर्ष प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया था? देखिए, प्लूटो पहले हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन अगस्त 2006 में इसको वहां से हटा के 9 की जगह पे 8 ग्रह कर दिए गए। प्लूटो को यहां से निकाल दिया गया और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो प्लूटो अब क्या है? एक बौना ग्रह है। आपको प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा एक बौना ग्रह है, तो आपको प्लूटो पे टिक करना है। प्लूटो को हिंदी में यम कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज टाम्बो ने की थी 1930 में। ठीक है, टाम्बो ने की थी। और प्लूटो का जो नया नाम है वो है 13440। ठीक है, 13440 किसका नया नाम है? प्लूटो का यह नया नाम है। शून्य अंश अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है ग्लोब के ऊपर, जो ये वाली लाइन होती है इसको हम विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन होती है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये इसको काट देना। ठीक है, विश्व का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, वो है किलायू, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ आता है? यह अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि अमेरिका में है। एशिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जो एशिया शब्द है इसका अर्थ होता है उदित सूर्य। और जो एशिया है इसकी जो उत्पत्ति हुई है इस शब्द की, ये हुई है हिब्रू भाषा से। ठीक है, हिब्रू भाषा में एक शब्द आता है आंसू, तो आंसू से उत्पत्ति हुई है एशिया की। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है उदित सूर्य। अगला है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो कीनिया में होता है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार। किस महाद्वीप को नई दुनिया भी कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज कोलंबस ने करी थी 1492 में। ठीक है, और जब इसने इसकी खोज करी थी इसको नई दुनिया कहा गया। ठीक है, तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। अगला है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? यानी कि जो मांस होता है उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन है? तो वो है अर्जेंटीना। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो जो अरब रेगिस्तान है उसके अंदर जो गर्म और शुष्क हवा बहती है उसे सिमूम कहते हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा, सिमूम क्या है? तो यह एक गर्म हवा है जो कि अरब रेगिस्तान में बहती है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। सीरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसको हम अभी वर्तमान में इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपको ऑप्शन में कभी दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए और इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना दे तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह निकोबार में स्थित है और भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। तो आपको पूछा जा सकता है भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगला है वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो जो हमारा वृहद हिमालय है और लघु हिमालय है इन दोनों को अलग करने वाला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको हम MCT के नाम से
याद करते हैं, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग किया जाता है। अगला है राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो साल भर बहती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूरे साल बहती है उसका नाम है चंबल नदी। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि भारत में जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है चावल। लगभग भारत में जितने भी कृषि वाला एरिया है उसके 47% पर चावल की खेती की जाती है, ठीक है। और भारत विश्व में 21% चावल अपने यहाँ उत्पादित करता है, यानी कि विश्व में अगर पूरा 100 किलो चावल उत्पादित हो रहा है तो उसका 21 किलो लगभग भारत यहाँ से देता है, लगभग 22 के करीब है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, विश्व का कितना परसेंट है, 21% है, और पूरे भारत का 47% है। अगला है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत के अंदर जो नेचुरल रबर पाया जाता है सबसे ज़्यादा जिसका उत्पादन होता है वो केरल में होता है, और अगर विश्व का पूछता तो थाईलैंड। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत के अंदर ये पहली मेट्रो थी जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 से होती है, ठीक है, 1984 से, और इसी के 7 दिन के बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है। तो दुर्गा बैराज परियोजना यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए परियोजना है और यह दामोदर नदी पर बनी है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ का हमारा 12वां पार्ट। हमने 600 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत यहाँ पर वीडियो के प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।